बर्नौली का प्रमेय ये है कि अगर लिक्विड बह रहा है तो उसने केवल इतना किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया था। यानी कि उसके अंदर जितने टाइप की एनर्जी हैं उन सब का जो सम है हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब सिद्धांत उसने क्या लगा दिया कि ये जो है फिजिक्स का जो बेसिक लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना, उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो बेसिक इसका जो है फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आपने क्या किया है, आपको जो किसी बहते हुए द्रव की तीन ऊर्जाएं पता है, आपने बस तीनों को सम किया और कांस्टेंट कर दिया, बस खत्म। ये बर्नौलीज का स्टेटमेंट है। लेकिन अब जब हम इसमें चाशनी चढ़ाएंगे, इसको मिर्च मसाला लगा करके इसको तैयार करेंगे, तो देखिए क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है वो कैसा है, आदर्श द्रव है। समझ रहे हैं? आदर्श का मतलब और समझा दोगे कि अश्यान है और असंपीड्य है। मतलब कहने का ये है कि वो नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। इस तरह का अगर हमारे पास आइडियल लिक्विड है, और वो कैसे बह रहा है, धारा रेखीय प्रवाह में। देखिए बर्नौली का प्रमेय में केवल धारा रेखी, विक्षुब्ध के लिए कुछ नहीं लगता, वो तो टर्बुलेंट हो ही गया, उसमें तो कुछ पता नहीं लगना है। अगर वो धारा रेखीय प्रवाह में है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, समझ रहे बात, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ट्यूब है उसका, ये कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसके प्रत्येक बिंदु पर द्रव की, अब देखिए एकांक आयतन, ये जो ऊर्जाएं हैं वो एकांक आयतन की हैं, ये मत भूल जाइएगा। तो एक द्रव की एकांक आयतन की ऊर्जाओं का योग अर्थात दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। देखिए हमारे पास एक धारा रेखीय प्रवाह के लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्यूब बनाएंगे, और उस ट्यूब में ध्यान रखिएगा आप कि एक तो उधर जाने पे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। इस पॉइंट की हाइट यहाँ पे h1 है, इस पॉइंट की हाइट h2 है, बढ़ जाती है हाइट। कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी बना देते हैं ट्यूब, मैं बता दूंगा आपको बाद में कि वैसे डायग्राम में क्या फर्क है और ऐसे डायग्राम में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई ट्यूब हो गई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी V1 हो गई, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी V2 हो गई। ये तो आपका अविरतता के सिद्धांत यानी कि सततता के समीकरण में भी था, ठीक है ना। आपके लिक्विड की डेंसिटी रो हो गई जाकर के, यहाँ पे हाइट H1 H2 हो गई। और क्या है, हाँ एक चीज रह गई, प्रेशर। यहाँ पर जो है वो प्रेशर जो है वो सपोज P1 है, और यहाँ पे मान लिया सपोज करिए प्रेशर जो है वो P2 है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो एक तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है x से y जाने में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है ना, तो इसलिए इसकी वेग बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ रही है। दूसरी बात, हाइट बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, x से y जाने पे पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये घुसेगा कैसे अंदर, ये जो पीछे से प्रेशर आ रहा है ये इसको धक्का देगा अंदर घुसाने के लिए, समझ रहे हैं आप। और यहां से जब बाहर निकलेगा लिक्विड, तो इसके पहले जो ये बाहर निकला लिक्विड था उसको वो धक्का देगा, हर लिक्विड आने वाले को धक्का दे रहा है तभी वो आगे बढ़ रहा है। ये प्रेशर की वजह से हो रहा है, जिससे धक्का मिल रहा है तब वो जाके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये लिक्विड जो है वो अगले वाले लिक्विड को, जो ये निकल चुका है, इसको धक्का देगा तब निकलेगा बाहर। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर जो ये आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सारा काम ये करता है आपका, समझ रहे हैं। ये प्रेशर यहाँ पे आपको आपके घर से जो 100 रुपए मिले थे वो ये मिल रहे हैं यहाँ 100 रुपए, और उसमें से कुछ खर्चा आप वहां से बाहर निकलने में भी करे दे रहे हो, यानी कि वो टेम्पो वाले 20 रुपए आपके यहाँ पे खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है ना। जितना मिला था हमें उतने उसमें से ये कुछ वर्क तो यहाँ पे खर्च हो जाएगा, जितना एनर्जी मिली थी कुछ एनर्जी तो वहां पे खर्च हो जाएगी। अब जो 100 और -20 यानी कि 80 का डिफरेंस है, जो आपने 50 रुपए की चाट और 30 रुपए के जो है वो आप 50 रुपए का झूला झूलना था, 30 रुपए की जो वो है वो मजे जो करने थे वो मजे आपको यहाँ मिले, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। भाई आप ये देखो किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं से एनर्जी तो मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, झूला भी झूल लिया और चाट भी खा ली, ये कहाँ से मिले पैसे, ये यहीं से जो वर्क डन हुआ था, यहीं से जो एनर्जी मिली थी, कुछ पार्ट तो निकलने में खर्च हो गया और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है उससे आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। जो 100 रुपए मिले थे आपको, 20 रुपए उधर खर्च हो गए, बचे 80 में से काइनेटिक एनर्जी आपने 50 रुपए की बढ़वा ली और 30 रुपए की आपने जो है वो
पोटेंशियल एनर्जी बढ़वा ली। देखिए एक्स सिरे पर, ठीक है ना, एक्स सिरे पर जो एनर्जी मिली, द्रव पर किया गया कार्य, जो उसको एनर्जी मिली, किया गया कार्य, और उसमें से अगर मैं घटा दूं, वाई टेम्पो वाला अमाउंट घटा दूं, वाई सिरे पर द्रव द्वारा, ये देखिए पर है, ये द्वारा है, द्वारा किया गया कार्य, मतलब जितना मिला उसमें से उसने कुछ तो निकलने में खर्च कर दिया। ये आपका 100 माइनस 20, ये आपका टोटल पैसा 100 रुपए मिला था, ये टेम्पो में खर्च कर दिया आपने 20 रुपए। तो बचा, अब जो बचा इससे, ये वाली अमाउंट जो आएगी, उससे आपने क्या करा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़वा ली, और दूसरा झूला झूल लिया, ये झूला झूल लिया आपने, और दूसरा काम आपने क्या कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़वा ली, यानी कि आपने चार्ट भी खा ली। फिर से समझिए, अब मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या किया आपने, द्रव को यहां से प्रेशर मिला, तो इस यानी कि कुछ एनर्जी मिली, ये एनर्जी मिली, द्रव पे काम किया गया, उसको अंदर धक्का दे दिया गया, जो पुश मिल रहा है वो ये प्रेशर की वजह से मिल रहा है, समझ रहे हैं। अब पता लगा यहां पे जब निकलना हुआ तो अगला लिक्विड को धक्का देना पड़ रहा है, तब जाके तो बाहर निकल पा रहे हो। तो जो एनर्जी मिली उसका कुछ हिस्सा तो वहां पे उसने खर्च कर दिया। ये देखिए वाई सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, जो उस पर किया गया था उसमें से कुछ तो उसने वहीं पे जाके खर्च कर दिया। तो यानी कि जो डिफरेंस अब बचा उसके पास, वो जो एनर्जी बची वही उसकी क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़वाएगी, और वही उसको पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़वाएगी। यानी कि जो 100 रुपए दिए, 20 रुपए तो टेम्पो में खर्च हो गए, बचे हुए अब 80 रुपए जो बचे उनसे काइनेटिक झूला भी झूल लो और चाट भी खा लो। ये लाइन समझ गए आप, ये सेंटर लाइन है पूरे आर्टिकल की। ये लाइन समझ गए तो आप इसको, इन चीजों को निकालोगे पहले और फिर इसमें पुट करके थ्योरम तुरंत आ जाएगी आपके पास। अभी मैं करके बता देता हूं तो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कह दोगे तो बिल्कुल सिंपल था। देखिए अब मैं ये चीज निकालना शुरू करता हूं, ठीक है ना। आपने तो ये तो सोच लिया है, अब स्टार्ट कहां से करेंगे, तो देखिए एक्स सिरे पर घुसने वाले, एक सेकंड में घुसने वाले द्रव पर ध्यान रखिएगा, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर किया गया कार्य। तो देखिए इस पर कितना काम किया जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स कैसे मिलेगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, यानी कि P1A1 ये फोर्स हो गया आपका। और एक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक सेकंड में कितना लग चलेगा, तो एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी होती है वही तो एक सेकंड में डिस्टेंस चली जाती है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे V1 लिख तो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस, इसलिए हमने V1 लिख दिया है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ही एक सेकंड में चली गई दूरी, V1 का मतलब वेग जो है या स्पीड जो होती है वो एक सेकंड में चली गई दूरी होती है। तो एक सेकंड में इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम वेलोसिटी ही पुट कर दें। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया एक्स सिरे पर एक सेकंड में घुसने वाले द्रव पर किया गया कार्य। अब ऐसे हम निकालेंगे, वहां टेम्पो में खर्च हो गए जो मेरे, वाई सिरे से यहां से निकलना है, से पर के बजाय से हो गया, एक सेकंड में निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। समझ रहे बात को, ये द्रव पर किया गया कार्य, मुझे मिल गए थे 100 रुपए, ये द्रव द्वारा मैंने अब 20 रुपए उसमें से टेम्पोर में खर्च कर दिए, ठीक है ना, द्वारा किया गया कार्य। तो ये कितना हो जाएगा, इसी तरह से P2A2V2 हो गया। देखिए मैंने ये चीज निकाल ली, ये चीज अब कितनी आ गई आपकी, P1A1V1 आ गई है, ये चीज मेरी P2A2V2 आ गई है। तो नेट कार्य हम निकाल लेते हैं, समझ रहे बात आपको, इस लाइन पे आप चिपके रहिए, बस यहीं से इधर उधर जाइए। तो नेट कार्य निकालिए, देखिए द्रव पर किया गया, ठीक है ना, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो नेट ये ज्यादा बड़ा है, तो द्रव पर किया गया नेट कार्य कितना हो जाएगा, तो नेट कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा P1A1V1 माइनस P2A2V2। थोड़ा सा ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू रख देते हैं। तो आप देखिए A1V1 इज इक्वल टू A2V2 अविरतता के सिद्धांत से, और ये AV क्या होता है, एक सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन। तो आयतन को द्रव्यमान बटे घनत्व अगर हम लिख लें तो इसकी वैल्यू भी ये और इसकी वैल्यू भी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख लें, तो P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो, और यहाँ से अब क्या हो जाएगा m बाई रो कॉमन P1 माइनस P2।
ये मेरा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया और ये मेरा ये लेफ्ट साइड कैलकुलेट हो गया है कि मतलब 100 रुपए दिए गए, उसमें से 20 रुपए टेम्पो में खर्च हो गए, तो ये मेरे जो है वो 80 रुपए बचे हैं। देखिए मैंने इस लाइन का लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। नेट कार्य देखिए इसमें A1 V1 A2 V2 को मैं शॉर्ट कर सकता था, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ से डाल दी है, ठीक है ना। अदरवाइज नेट कार्य ही निकाल रहे हैं हम, कितने पैसे मेरे पास बचे टेम्पो के निकालने के बाद, कितने पैसे बचे वो निकाल रहा हूं मैं। एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा आप, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए बर्नौलीज थ्योरम कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये जो निकला है मैंने ये यहाँ पे लिख देता हूँ P1 माइनस P2 और m बाई रो, ये चीज़ यहाँ से निकली है, ये मैंने निकाल ली थी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। ऐसी अगर मैं निकालूं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितनी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल यानी कि mgh2 माइनस mgh1, यहाँ पे बाद में h2 आइट है, पहले h1 है, तो मैंने ये काम देखिए मेरा तुरंत निकल आया और ये काम भी तुरंत निकल आया। इधर वाले काम आसानी से निकल आए, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब जब मेरे पास ये चीज़ और ये चीज़ सब आ गई हैं तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो अब मैं इसके नीचे ये लिख दूंगा, यही वाली लाइन अब आएगी, ये सेंटर वाली लाइन, कि चूंकि ये जो इंक्रीज हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी में जो वृद्धि होती है वह, चूंकि ये इसमें वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य द्वारा होती है, इसी से मैंने झूला चार्ट भी खाई, द्रव पर किए गए नेट कार्य से होती है, ठीक है ना। अतः तो ये नेट कार्य इज इक्वल टू, यही आपका ये कराएगा और ये कराएगा, इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस लाइन को लिखेंगे आप पूरा का पूरा और उसमें जो है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए अब सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। अब सब डायग्राम वायग्राम सबकी ज़रूरत खत्म हो गई है, अब बस यही लाइन चलेगी। और इसमें देखिए लेफ्ट साइड में मैंने वैल्यू रखी m बाई रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर एंड प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh2 माइनस mgh1। ये मैंने जो है वो यहाँ पे वैल्यूज रख दी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें m कॉमन होके यहाँ से कट जाएगा, ये रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। देखिए ये V1 और H1 नेगेटिव है, इधर ले आइए और ये उधर भेज दीजिए। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब देखिए 1 1 1 इज इक्वल टू 2 2 2 इम्प्लाइज दैट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही जो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गई है। आप ये की लाइन अगर याद रखते हैं, ये की फैक्टर अगर याद रखते हैं, तो पूरा का पूरा जो बर्नौली थ्योरम है वो इसी कंसेप्ट पे टिका हुआ है। आप